ये फायरिंग तब तक चलती है जब तक गोलियां न खत्म हो जाए। हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर K12। सो दिस इज आयुष आज, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि सबसे पहले आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लें एंड उसके बाद ही आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। राइट। सो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रखा है वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कि वर्ल्ड वॉर 1 का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा। देन हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से गांधी जी के आने के बाद इंडिया में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो देखिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। जो भारतीय आंदोलनकारी थे या भारतीय राष्ट्रवादी थे, उन लोगों ने इन्हें ब्लैक एक्ट का नाम दिया। राइट। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देन हम लोग जालियांवाला मैसेकर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट। देखिए जैसे इंडिया में अभी पार्लियामेंट होता है, उसी प्रकार से ब्रिटिश इंडिया में दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। मतलब जैसे अभी पार्लियामेंट होता है ना, जिसका काम है भारत के लिए कानून बनाना, उसी प्रकार से ब्रिटिश इंडिया में दिल्ली में एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जिसका काम होता था कानून बनाना। राइट। सो इसने क्या किया, मार्च 1919 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था द एनार्कल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट का नाम क्या था, द एनार्कल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, जिसको हम लोग आम भाषा में रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसी को हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं, लेकिन उसका ऑफिशियल नाम क्या है, द एनार्कल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। ये एक्ट का नाम आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आप इसको मेंशन करते हो एग्जामिनेशन में, एग्जामिनर सर खुश होकर ताबड़तोड़ नंबर दे देगा। राइट। सो अच्छा सर, फिर ये बताओ कि ये रॉलेट एक्ट क्यों नाम पड़ा। तो देखिए हुआ क्या था कि सर सिडनी रॉलेट, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने ही इस कानून के बारे में सिफारिश करी थी कि ऐसा कानून होना चाहिए, ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार ऐसा कानून लाए। तो इस कारण से इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अदरवाइज इसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक। तो मार्च 1919 में ये एक्ट पास होता है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली में। और इस एक्ट के बाद क्या हुआ, इस कानून के थ्रू क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को बेतहासा पावर्स मिल गए ताकि वो जो आंदोलनकारी है उनको वो अरेस्ट कर सकें, उनको वो पकड़ सकें, उनको वो सप्रेस कर सकें। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के पास पावर आ गया था किसी भी पर्सन को केवल सस्पेक्शन के बिना पे 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकते थे। समझ में आ गया कि 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को केवल शक के बिना पर जेल में डाला जा सकता था। और यहाँ पर यह वर्ड याद रखिएगा, नो ट्रायल एट ऑल, मतलब कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। केवल अगर ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये आदमी किसी राष्ट्रीय आंदोलन में या फिर स्वतंत्रता संग्राम में या फिर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ चीज़ें करने वाला है, सीधा उसे शक के बिना पर पकड़ के जेल में डाल दो 2 साल के लिए। नो वकील, नो दलील, नो अपील। तो ये कहा जाता है रॉलेट एक्ट का जो सिंपल मीनिंग में हम लोग पढ़ते हैं वो ये है कि आप वकील भी नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, कोई अपील नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे कोई ट्रायल ही नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार का कानून था रॉलेट एक्ट, इसलिए भारतीय लोगों ने, भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे काला कानून कहा था। राइट। इस एक्ट को जल्दबाजी में पास किया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो दिल्ली में थी उसमें इंडियन मेंबर्स भी थे, ठीक है, इंडिया के लोग भी शामिल थे उसमें। उन लोगों ने इसका बहुत जोर से विरोध किया, पुरजोर विरोध किया कि ये कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये कानून का दुरुपयोग निश्चित था। ब्रिटिश सरकार ये कानून इसलिए लेकर आई थी कि इस कानून के तहत वो राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को पकड़कर जेल में डाल सके। मतलब क्या हुआ, आंदोलन को दबाने के लिए ये कानून लाया गया था। तो भारतीय मेंबर्स जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे उन लोगों ने इनका पुरजोर विरोध किया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक, इन लोगों ने तो इवन रिजाइन भी कर दिया था। जितने भी उस समय इंडियन मेंबर थे, राइट, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन सभी लोगों ने रिजाइन कर दिया था, इंडियन लोगों ने। राइट। तो ये स्थिति थी। फिर क्या हुआ, गांधी जी अब आ चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, 1915 में 9 मार्च 1915 को वो आ चुके थे इंडिया में। और फिर उन्होंने चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्राइक उन्होंने करा एंड सत्याग्रह के साथ भारतीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। इन सब चीज़ों के बाद गांधी जी ने सोचा कि रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल को एक हड़ताल बुलाई। मतलब क्या हुआ, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन करने की बात सोची कि
कि मतलब पूरे देश में एक सत्याग्रह स्टार्ट किया जाएगा। किसके विरोध में? इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में, एक काले कानून के विरोध में एक हड़ताल करी जाएगी। और ये हड़ताल शुरू करने का डेट था 6 अप्रैल। हड़ताल स्टार्ट हुआ, रैली जगह जगह पे ऑर्गेनाइज किए गए, स्ट्राइक्स हुए रेलवे वर्कशॉप में, वहीं दुकानें बंद रहीं उस दिन। 9 अप्रैल को फिर क्या होता है? 9 अप्रैल को दो बड़े लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, बहुत बड़े लीडर। इन दोनों को गिरफ्तार करके किसी अज्ञात जगह पर ले जाया जाता है। जैसे आपने देखा रॉलेट एक्ट में किसी को भी बस शक के बिना पर पकड़ा जा सकता है। उसी का यूज करके अंग्रेजी हुकूमत ने इन दो लीडर्स को पकड़कर किसी अज्ञात जगह पर डाल दिया। लोगों को पता भी नहीं था कि उनके लीडर्स गए कहाँ। एंड इवन गांधी जी को भी दिल्ली आने से मना कर दिया गया। अंग्रेजों ने रोक दिया कि आप दिल्ली नहीं आ सकते हो। फिर 10 अप्रैल को एक घटना होती अमृतसर में। एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, मतलब बहुत शांति से लोग एक जुलूस निकाल रहे थे। उस पर पुलिस ने फायर कर दिया, गोली चला दी। एंड उसके बाद लोग उग्र हो गए। ऑब्वियसली आप अगर शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे हो और पुलिस आप पर गोली चला दे बिना किसी मतलब के, तो लोग उग्र हो ही जाएंगे। एंड यही हुआ। बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन, सभी जगहों पे अटैक किया जाने लगा। जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग दिखती थी, जो भी ऐसा लगता था कि वो अंग्रेजी हुकूमत की एक निशानी है, उन सब पर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। पंजाब का ये सिचुएशन बहुत ही खराब होता जा रहा था। प्रोटेस्ट राइट्स वहाँ पे कॉमन हो चुके थे। और सब किसके अगेंस्ट में? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, काले कानून के अगेंस्ट में। अंग्रेजी हुकूमत चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया। अब इसके बारे में समझते हैं कि मार्शल लॉ होता क्या है। मार्शल लॉ होने का ये मतलब हो गया कि वो जो जगह है पंजाब, वो आर्मी के अगेंस्ट में आ जाएगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे किसके पास होगा? आर्मी के पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखते हो हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन संभालती? सिविलियन, डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, वो संभालते हैं। लेकिन अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, हालांकि आपको बता दो कि इंडिया में अभी भी मार्शल लॉ है, इंडिया के कानून में अभी भी मार्शल लॉ लगाने का प्रावधान है। तो अगर मान लीजिए कि किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, देन वहाँ पर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा और वहाँ पर आर्मी एडमिनिस्टर करेगी। आर्मी के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा उस एरिया का। एंड इवन कि उस समय के मार्शल लॉ के हिसाब से 4 व्यक्ति से ज़्यादा कहीं पर जमा नहीं हो सकते। ये था मार्शल लॉ। और उस समय के कुछ अधिकारियों के बारे में समझ लेते हैं। लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड वो इंडिया के वॉइसरॉय थे उस समय, राइट, जब ये घटना होती। देन जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे माइकल ओडॉयर। याद रखिएगा, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओडॉयर। एंड जो जनरल रेजिनेल्ड डायर थे, जनरल रेजिनेल्ड डायर, वो मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर के। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बिकॉज एट द सेम टाइम दो डायर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक है माइकल ओडॉयर एंड दूसरे हैं जनरल रेजिनेल्ड डायर। आप ध्यान से समझो इन चीज़ों को। देखिए पंजाब है एंड पंजाब का एक छोटा सा पार्ट है अमृतसर, राइट। तो इस पूरे पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो किनके हाथों में है? माइकल ओडॉयर, ठीक है, माइकल ओ डायर। बट इस अमृतसर का कमांड किसके पास है? अमृतसर का कमांड है जनरल रेजिनेल्ड डायर का। मतलब क्या हो गया? सुपीरियर अथॉरिटी है माइकल ओडॉयर एंड जो अमृतसर, केवल अमृतसर के लिए मिलिट्री कमांडर है वो रेजिनेल्ड डायर। और जो इतिहास के पन्नों में आपने इस डायर का नाम सुना है जालियांवाला मैसेकर से रिलेटेड, वो एक्चुअली ये है। हालांकि दोनों डायर समान रूप से इसमें सम्मिलित थे, समान रूप से उनका भागीदारी थी बिकॉज इन्हीं माइकल और डॉयर के परमिशन के बाद एंड उसका गलत फायदा उठाते हुए जनरल रेजिनेल्ड डायर ने जालियांवाला मैसेकर को अंजाम दिया। तो दोनों ही डॉयर हैं, लेकिन डिफरेंस इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए अमृतसर की अब बात होगी और अमृतसर में कौन कमांड में है? सन जनरल रेजिनेल्ड डायर। अब हम लोग बात करते हैं उस काले दिन के बारे में जिस दिन हजारों लोगों की नृशंस हत्या करी गई और इतिहास के पन्नों में ये एक काले स्याह सी धब्बे से दर्ज हो गई। 13 अप्रैल 1919, जिस दिन बैसाखी थी। बैसाखी का मेला लगा हुआ था और गांव से लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में जुटे थे, राइट। ये जालियांवाला बाग है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो। उस जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग वैसाखी मनाने के लिए आए हुए थे और उन्हीं में से कुछ लोग वहां पर एक पीसफुल मीटिंग करने आए थे। मैं एम्फेसिस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल पीसफुल था। यहाँ पे बस वो डिस्कस करने आए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दो प्रोमिनेंट लीडर्स जो पंजाब के थे अमृतसर में, जिनकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग थी, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों व्यक्तियों को मैंने बताया आपको कि इन दोनों व्यक्तियों को पकड़कर किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया था अंडर रॉलेट एक्ट। तो ये लोग इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने आए थे कि आगे किस प्रकार से रणनीति अपनाई जाए,
किस प्रकार से आंदोलन को नई दिशा दी जाए। तो ये केवल वहाँ पे डिस्कस करने आए थे। एंड बाकी लोग, बहुत सारे बाकी लोग मेले को अटेंड करने आए हुए थे। एंड क्योंकि वो लोग बाहर से थे, उन लोगों को पता भी नहीं था कि इस एरिया में मार्शल लॉ लग चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि मार्शल लॉ में क्या होता है कि 4 पीपल से ज़्यादा आप वहाँ पर अटेंड नहीं कर सकते, एक साथ जमा नहीं हो सकते। लेकिन ये लोग तो केवल मेले को घूमने आए थे, मेले को अटेंड करने आए थे। इन्हें पता भी नहीं था कि अमृतसर में, पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका है। उस समय इतना कम्युनिकेशन के मीन तो थे नहीं, गांव वाले थे, उन्हें इतना पता भी नहीं था, वो लोग बस अटेंड करने आए थे। जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसे ये बात पता चलती है कि जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जुटे, वो वहां पहुंचता है अपने आर्म फोर्सेस के साथ, बस्तरबंद गाड़ियों के साथ। एंड केवल एक एग्जिट था जालियांवाला बाग का, उस एग्जिट को ब्लॉक करता है एंड चारों तरफ से दीवालों पर अपने आर्म फोर्सेस को खड़ा कर देता है एंड फायरिंग शुरू हो जाती है। और ये फायरिंग तब तक चलती है जब तक गोलियां न खत्म हो जाए। लोगों को बेरहमी से मारा जाता है। 10 मिनट तक लगातार कॉन्टिन्यूसली ये गोलियां चलती रहती। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार केवल 379 मारे गए और हजारों घायल हुए, बट ऐसा नहीं था। सरकारों ने इसे दबाने की बहुत कोशिश की। चिली में हजारों लोग मारे गए। जालियांवाला बाग मैं आपको दिखाऊंगा अगले पिक्चर में। यहाँ देखिए, ये जो कुआं है, जालियांवाला बाग में एक कुआं है, इस कुएं में लोग कूद गए। सोचिए, चाहता हूं कि आप उस दिन को फील करें, उस जख्म को फील करें। लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले उन पर गोलियां चला रहे हैं, आर्मी उन पर गोलियां चला रही है। इनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं, बिकॉज एक ही एग्जिट है और वो भी ब्लॉक किया जा चुका है। लोग इस कुएं में कूद कूद के बचाने की कोशिश कर रहे थे अपनी जान, बट उन्हें क्या पता था जान बचेगी नहीं और वो मरते चले जाएंगे। कभी आप विजिट करो अमृतसर। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप जालियांवाला बाग मैसेकर जिस जगह पे हुआ था, उस जगह पे एक बहुत अच्छी स्मृति के लिए मॉन्यूमेंट बनाया गया है, उसे आप विजिट करें एंड याद करें उन लोगों को। जैसा कि आप दीवारों को देखेंगे, यहाँ पर गोलियों के निशानों को अभी भी वैसा ही छोड़ा गया है, ताकि आप उन दर्द को अभी भी महसूस कर सको कि जख्म अभी भी कितने गहरे हैं। एंड जो आज़ादी मिली है वैसे ही नहीं मिली। रेजिनाल्ड डायर का क्या होता है फिर, उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जो रेजिनाल्ड डायर था, उसके ऊपर हंटर कमीशन बैठती, एक हंटर कमीशन थी, वो बैठी। और जब उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, उसने सीधा सा जवाब दिया, मुझे आंदोलनकारियों के मन में डर पैदा करना था। आई वॉन्ट टू क्रिएट टेरर इन द माइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। ये उसका जवाब था। वो मन में आतंक बिठाना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद लोग काफी उग्र हो गए। जब लोगों को यह पता चला कि 79 लोगों पर गोलियां चलाई गई और हजारों लोगों को मार दिया गया, बहुत सारे लोग उग्र हो गए। अंग्रेजी हुकूमत ने उनको भी दबाने की कोशिश की। उन पर जगह जगह पे कोरे बरसाए गए। उनको कहा जाता था कि अपने नाक को रगड़ के, ज़मीन पे आप रगड़ के चलो। उनको स्ट्रीट्स पे क्रॉलिंग का ऑर्डर दे दिए गए थे। मतलब आप जब कभी साहिब को देखोगे, अंग्रेजी अफसर को देखोगे, तो आपको ज़मीन पर रेंगना है, आप चल भी नहीं सकते हो। और जब कभी भी आप अंग्रेजी साहब्स को देखोगे तो आप सल्यूट करोगे। मतलब ये जो टेरर है वो उनके दिमाग पर, उनके जहन तक पहुंचाने की कोशिश की गई अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से। सभी जगहों पे स्ट्राइक शुरू हो गए, क्लासेस शुरू हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा ब्रुटैलिटी करी गई। इनसे लोग काफ़ी नाराज हुए, गुस्सा हो गए थे पूरे भारत में। रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उनको एक उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की, उन्होंने उसको लौटा दिया प्रोटेस्ट में। एंड गांधी जी को, जिन्हें कैसर हिंद का मेडल दिया गया था, उन्होंने भी उस कैसर हिंद के मेडल को लौटा दिया था। तो ये कुछ स्थिति थी। फाइनली ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, इसको गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया, मतलब बंद कर दिया। गांधी जी हमेशा से ही अहिंसा को ही आगे लेके चलना चाहते थे। तो आप देखोगे यहाँ पर भी और आगे भी, जब नन कोऑपरेशन में या सिविल डिसोबीडियंस में जब कभी भी वायलेंस की तरफ आंदोलन मुड़ जाता है, गांधी जी उस आंदोलन को वहीं पर रोक देते थे। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो चुका था, वायलेंस फैल चुका था, लोग उग्र हो चुके थे पुलिस के साथ, सरकारी हुकूमतों के साथ वो लोग लड़ रहे थे। और इन सब वजहों के कारण गांधी जी ने इस रॉलेट सत्याग्रह को यहीं पर एंड कर दिया।
चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताता हूँ, जानकर अच्छा लगेगा। देखिए, जलियांवाला मैसेकर में दरअसल 2 डायर की संलिप्तता थी। एक जो कि पूरे पंजाब की अथॉरिटी थी जिसके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, माइकल ओडायर, एंड दूसरा जिसके पास अमृतसर का कमांड था, मतलब वो अमृतसर का कमांडर था, उसका नाम था रेजिनल्ड डायर। ठीक है, और यही रेजिनल्ड डायर ही अपने आर्म फोर्सेस के साथ वहां पर पहुंचा था और उसने गोलियां चलवाई थी। उसी जालियांवाला मैसेकर से एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनका नाम है उधम सिंह। इनका जो परिवार था इस जालियांवाला मैसेकर से पूरी तरह खत्म हो गया, तबाह हो गया, और इन्होंने बचपन से ही सोच रखा था कि मुझे भविष्य में कभी इस चीज़ का बदला लेना है। और सोच सकते हो कि काफ़ी बच्चे थे उस समय, एंड बाद में बड़े होते हैं, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी लंबे सालों के बाद वो किसी तरह से छुपते छुपाते अलग अलग देशों के होते हुए, उस समय तो ऐसे एयरवेज एंड बाकी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो उतने एडवांस नहीं थे, तो किसी तरह से वो फाइनली ब्रिटेन पहुंचते हैं। बहुत बाद में जाके, बहुत लंबे सालों के बाद ब्रिटेन पहुंचते हैं, एंड उनका सोल मकसद क्या था कि डायर से बदला लेना। इस रेजिनल डायर जिसने इस कुकृत्य को किया है, जिसने इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया है, उसको मारना। सोच सकते हैं आप, एक बचपन के दिनों में ऐसा डिसीजन लिया गया, ऐसी प्रतिज्ञा ली गई, और उसे वो कई सालों के बाद जाकर एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रिटेन पहुंचते, छुपते छुपाते। ब्रिटेन जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि रेजिनल डायर जिसने ये पूरा काम करा था वो मर चुका है। ठीक है, ये मर चुका था, हालांकि इसकी जो मौत थी वो भी काफ़ी दर्दनाक थी, काफ़ी बीमारियों से जूझ के मरा था, बट ये मर चुका था। फिर उन्होंने देखा कि माइकल ओडॉयर जो कि जालियांवाला मैसेकर में उसकी भी संलिप्तता आप कह सकते हो उतनी ही है, एंड माइकल ओडॉयर को उन्होंने गोली मार दी, मतलब माइकल ओडॉयर को उधम सिंह ने मार दिया। हालांकि उधम सिंह को वहां पर पकड़ लिया गया एंड उन्हें वहां पर फांसी दे दी गई। लेकिन मैं चीज़ें आपको फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जालियांवाला मैसेकर इतना नृशंस कांड, एंड देन उसका बदला लेते हैं छोटे से उस समय के बच्चे, बाद में बड़े हो गए। दैट वॉज द लेवल ऑफ डेडिकेशन, दैट वॉज द लव फॉर कंट्री, दैट वॉज द नेशनलिज्म। ये उस जमाने की नेशनलिज्म थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आई होप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। एनसीईआरटी में आपको ये सब चीज़ें नहीं दे रखी, लेकिन कहीं पर आप एग्जाम में इन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को, जो भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं उन सबको मेंशन करिएगा। आई होप कि आप अच्छे नंबर गेन करोगे, और अच्छे नंबर एटलीस्ट नहीं गेन करोगे बट एक अच्छे इंसान बनोगे, अपने देश के प्रति और अपने इतिहास के प्रति आप सम्मान लेके आओगे अपने दिलों में। तो इसी बात के साथ, इसी नोट के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा, यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो एंड हिट द बेल आइकन, राइट? सो स्टे क्यूरियस, गुड बाय।